रवा साल पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर और राइटर साइम सादिक और प्रोड्यूसर सरमद सुल्तान खुसरट की जानिब से एक आर्ट फिल्म बनाई गई। जो आइलैंड नामी इस फिल्म की खासियत इसके गैर रिवायती मौजू के अलावा इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी। पाकिस्तानी शहर लाहौर में रहने वाले किरदारों के गिर्द घूमती इस फिल्म को बनाने में 6 साल और सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी। इस फिल्म की पाकिस्तान में रिलीज से पहले इसे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स और मुकाबलों में नुमाइश के लिए भेजा गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम कांस फिल्म फेस्टिवल का है, जहां इस फिल्म को ज्यूरी अवार्ड मिला। सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म को कांस में स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया और फिल्म के कई आलमी नाकदीन ने इसकी तारीफ की। फिर इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया, जहां इसे पजीराई मिलने के बाद इस फिल्म को पाकिस्तान अकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेजने के लिए नामजद किया। लेकिन ऑस्कर के रूल्स के मुताबिक अवार्ड्स में नामजदगी के लिए भेजे जाने वाली किसी भी इंटरनेशनल फिल्म के लिए लाजिम है कि वो फिल्म जिस मुल्क की है वहाँ 30 नवंबर से पहले कम से कम 7 दिनों तक नुमाइश के लिए पेश की जाए, जिसके बाद ही वो फिल्म ऑस्कर में नामजदगी के लिए अहल हो सकेगी। इसके पेश नज़र फिल्म जो आइलैंड को इस हफ्ते 18 नवंबर को पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज़ होना था, जिसके लिए कई माह से इसकी तशहीर और रिलीज़ की तैयारियां जारी थीं और इसकी रिलीज़ के लिए मुल्क के 3 बड़े सेंसर बोर्ड्स ने मंजूरी भी दे दी थी। मरकज़ी सेंसर बोर्ड इस्लामाबाद ने 17 अगस्त को इसकी मंजूरी दी, पंजाब सेंसर बोर्ड ने 11 अक्टूबर को और सिंध के सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ 16 दिन पहले यानी 2 नवंबर को इसकी रिलीज़ की मंजूरी दे दी। लेकिन रिलीज़ से सिर्फ एक हफ्ता पहले वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस फिल्म की रिलीज़ की इजाज़त वापस ले ली है। वजारत इत्तलात और नशरियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आइलैंड नामी फीचर फिल्म मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड को पेश की गई, जिसने इस फिल्म को 17 अगस्त को सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ के बाद इसमें इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद की तहरीरी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो हमारे समाजी इक़दार और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 9 के तहत शाइस्तगी और अखलाकियात के उसूलों के खिलाफ हैं। इसलिए इसी सेक्शन 9 के तहत और इस हवाले से जामे इंक्वायरी करने के बाद वफाकी हुकूमत जो आइलैंड को पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज के लिए अनसर्टिफाइड फिल्म करार देती है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब मुल्क भर के सिनेमाज में जहां जहां इस फिल्म को 5 दिन बाद रिलीज़ होना था, वहां अब इसकी रिलीज़ और नुमाइश रुक गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट ही नहीं बल्कि दीगर अदाकारों यहाँ तक के सियासतदानों की तरफ से भी मजम्मत सामने आ रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही सेंसर बोर्ड को किसकी और कैसी शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर इस पूरी फिल्म को दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि यहाँ ये सवाल भी उठता है कि 3 महीने पहले NOC मिलने के बाद अब ऐसा क्या हुआ है कि वजारत इत्तलात और नशरियात को इसका NOC वापस लेना पड़ा। क्या फिल्म की रिलीज़ से पहले ही मौसूल होने वाली ये शिकायत या एतराज़ात इतने बड़े थे कि फिल्म के कुछ हिस्सों को सेंसर करने या उसको एडिट करने के बजाय पूरी फिल्म को ही अनसर्टिफाई कर दिया गया? एक ऐसी फिल्म जिसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है, अवार्ड मिले हैं, नाकदीन ने इसको सराहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में इसकी नुमाइश की बारी आई तो महज एक नोटिफिकेशन के जरिए उसकी रिलीज़ को रोक दिया गया है। इस हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से सिर्फ एक नोटिफिकेशन के अलावा अभी तक कोई जवाब या वजाहत सामने नहीं आई है। और जो आइलैंड वो पहली फिल्म नहीं है जिसकी पाकिस्तान में नुमाइश रोकी गई है और रिलीज़ से पहले रोकी गई है। कुछ अर्सा पहले ही बगैर किसी वजाहत के मज़ीद फिल्मों की नुमाइश रोक दी गई थी। ज़िंदगी तमाशा और जावेद इकबाल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ किलर भी अपनी नुमाइश से कुछ दिनों पहले ही सिर्फ ट्रेलर की बुनियाद पर बनने वाले मफरूज़ों की वजह से रिलीज़ होने से पहले रोक दी गई थी। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अगर सेंसर बोर्ड को इस फिल्म के मौजू, किसी मवाद, किसी हिस्से या किसी डायलॉग पर कोई एतराज़ होता या सेंसर बोर्ड ये समझता कि ये फिल्म बच्चों के देखने की नहीं है, उसमें तशद्दुद या दीगर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो किसी मखसूस तबके के लिए नाखुशगवार हों, तो इस सूरत में इस फिल्म पर लेबल लगाया जा सकता था। जैसे कि जो आइलैंड को NOC देते हुए 2 सेंसर बोर्ड्स ने इसे एक कैटेगरी में रखा, यानी सिर्फ एडल्ट्स के लिए। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी और उनसे पूछा कि जब 3 सेंसर बोर्ड्स ने इस फिल्म को चलाने की मंजूरी दे दी थी तो वफाकी वजारत इत्तलात ने कैसे फिल्म पर पाबंदी लगा दी, और एक ऐसी फिल्म जिसने बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीते उस पर पाबंदी लगाकर क्यों दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने उनसे पूछा कि क्या बतौर वज़ीर इत्तलात आप पाकिस्तान की क्रिएटिव इंडस्ट्री को ख़तरे में नहीं डाल रही हैं? मुख्तलिफ सूबों के सेंसर बोर्ड्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जब सिंध, पंजाब, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज़ करने की मंजूरी दे दी थी, तो फिर वजारत इत्तलात ने किसके दबाव में 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत फिल्म जो आइलैंड पर पाबंदी लगा दी? क्या इस पाबंदी से पहले आपकी वजारत ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मौक़िफ़ भी सुना? क्या आपकी वजारत की तरफ से जारी किए गए फिल्म पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के मुताबिक आपकी वजारत को शिकायत मौसूल हुई कि फिल्म में इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है जो हमारी मुआशरती इक़दार और अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखता? तो ये बताइए कि इन शिकायत करने वालों ने रिलीज़ होने से पहले ही फिल्म कैसे देख ली, और जो बातें इन शिकायत करने वालों ने कहीं वो तीनों सेंसर बोर्ड्स ने क्यों नहीं नोट की और क्यों ये एतराज़ात नहीं उठाए? हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पूछा कि क्या खुद आपने ये फिल्म देखी है? अगर देखी है तो प्लीज़ बताइए कि फिल्म में क्या इतना काबिल एतराज़ था
जो 3 सेंसर बोर्ड्स ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर आपने पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने प्रोग्राम में आने की दावत तो कबूल नहीं की, मगर जवाब दिया कि शिकायत करने वाले फिल्म नहीं देखते, सेंसर बोर्ड देखता है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या फिर कैसे शिकायत कुनंदा ने बगैर फिल्म देखे ही शिकायत कर दी और एतराज़ात उठा दी, और 3 सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म देखकर भी वो एतराज़ात क्यों नहीं उठाए? आपकी वजारत ने सेंसर बोर्ड के बजाय उन शिकायत करने वालों को ज़्यादा संजीदा क्यों लिया जिन्होंने फिल्म देखी नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूरी दी क्योंकि उनका काम ही रिव्यू करना है। हमने मरियम औरंगज़ेब को ऑडियो पेपर की भी दरख्वास्त की, मगर वो नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं साइम सादिक, जो कि इस फिल्म के मुसन्निफ़ हैं, हिदायतकार हैं। बहुत शुक्रिया साइम हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या ऐसा है फिल्म में कि वजारत इत्तलात कहती है कि वो हमारी माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से शिकायत की गई लोगों की तरफ से, इस पर पाबंदी लगाई गई? जी, मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने लिखी है फिल्म और डायरेक्ट किया, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। ये एक फ़ैमिली की कहानी, एक ख़ानदान की कहानी है। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना ख़ानदान नज़र आता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो आई थिंक उसको इस फिल्म में अपने ख़ानदान की झलकियाँ, अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियाँ नज़र आएंगी। तो माशरती इक़दार के हवाले से तो मेरा ख़्याल है इससे अच्छी शायद हमारे ख़ानदानी सिस्टम की अक्कासी किसी फ़िल्म ने शायद ना की हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ये ज़रूर है कि जहाँ इस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं जो कि इसका एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा एक और भी किरदार है जो एक ख्वाजा सरा का किरदार है, जो एक ख्वाजा सरा एक्ट्रेस ने ख़ुद प्ले किया है। शायद ये मसला है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को शिकायत है, जिन चंद लोगों को शिकायत है मुझे लगता है इस फिल्म से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई एक ऐसे तबके को एक ह्यूमन लाइट में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनको दिखाया जाए और उनका मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि जब तक उनका मजाक उड़ाया जा रहा था तब तक ये लोग हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ नहीं थे। लेकिन जब उनको हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखा रहे हैं तो सडनली वो हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ हो गए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ नहीं है, जो कुछ माशरे में हो रहा है उसकी अक्कासी करती है, जो रियल लाइफ आपने स्टोरीज़ देखी हैं उसकी अक्कासी करती है, और कुछ ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं रहा है माशरे में और वो मूवी में नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक हमारे लोग जो हैं अक्सर सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं प्रमोशन। फिल्म्स का काम प्रमोशन करना नहीं होता, और अच्छी फिल्म का काम तो बिल्कुल भी प्रमोशन करना नहीं होता। किसी भी चीज़ का या किसी भी एजेंडा का डिपिक्शन करना ज़रूर होता है। अगर किसी फ़िल्म में किसी को शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़िल्म शराब पीने को प्रमोट कर रही है, जैसा कि अभी हमारी आने वाली एक बहुत बड़ी फ़िल्म जो कि बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, मौला जट, उसमें बहुत से लोग शराब पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़िल्म उसको प्रमोट कर रही है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो फ़िल्म एक अक्कासी कर रही है उस वक्त की जहाँ पर ऐसा होता था शायद। उसी तरह से अगर एक ख्वाजा सरा के किरदार को दिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो एक ख्वाजा सरा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि वो शादीशुदा होता है, वो उसकी प्रमोशन नहीं है, वो उसकी अक्कासी है। बिकॉज हमारे आसपास इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी हैं जो कि शायद हमारे इक़दार के हिसाब से ठीक नहीं हैं, लेकिन लोग हमेशा इक़दार के हिसाब से काम नहीं करते। और फिल्म का एक मकसद ये भी है कि लोग इसके जो सारे किरदार हैं वो उनमें जो एक सिमिलर बात है वो ये है कि वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इक़दार के साथ इंसाफ करने का। उनकी जो चाहते हैं या जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनमें और उनके इक़दार में जो तनाज़ो है उसको बैलेंस करने की जो एक स्ट्रगल है, आई थिंक वो इन सब किरदारों को जोड़ती है, और उनमें से एक किरदार एक ख्वाजा सरा भी है। और जो ख्वाजा सरा का किरदार है, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि दीगर किरदार हैं, तो जो माशरे में होता है, एक फैमिली सिस्टम में होता है, उन चीज़ों की अक्कासी कर रही है, या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ऐसी सर्टेन चीज़ों को ये फिल्म प्रमोट कर रही है और प्रमोट करके दिखा रही है जो कि माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है या माशरती इक़दार के मुताबिकत नहीं रखती। आई थिंक यही डिफरेंस है कि जो लोगों ने फिल्म नहीं देखी उनको शायद ये एतराज़ है और उनको ये गुमान है शायद, और जिन्होंने देखी है उनमें से किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला। आज ही बल्कि वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जमात इस्लामी के भी 2 लोगों ने फिल्म देखी, क्योंकि वो मेरे अब्बू के जानने वाले थे, उनके ताल्लुकात थे उनके साथ, और उन्होंने भी फिल्म देख के उस पर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा हाँ, इस फिल्म में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो प्रमोट कर रही है इस तरह की चीज़ को। हाँ, एक रियलिटी की अक्कासी ज़रूर कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ किसी चीज़ को प्रमोट करके दिखा रहा है। बल्कि जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि शायद इसकी ऑपोजिट जो है वो शायद इज़ ट्रू। अच्छा, दिलचस्प बात है कि उन दोनों ने भी, सेंसर बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा आपसे, जो 3 सेंसर बोर्ड्स ने अप्रूव किया उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं उठाया? नहीं, सेंसर बोर्ड ने हमसे शायद 2 अल्फाज की को बीप करने को कहा, इस्लामाबाद ने हमसे 2-3 और चीज़ें करने को कहा, पंजाब ने भी 1-2 चीज़ें, हमने वो सारी करके हमारी फिल्म तो तैयार थी लगने के लिए 18 नवंबर को, और उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है वो चीज़। ज़ाहिर एक फ़िल्म में कोई एक आधा ऐसा अल्फाज थे जो उनको पसंद नहीं आ रहे थे, या एक आधे कोई सीन के अंदर उन्होंने कोई एतराज़ात किए,
बट ओवरऑल उनमें से भी सबके मुझे मैसेजेस भी आए थे सेंसर बोर्ड की तरफ से कि हमें तो बहुत अच्छी लगी फिल्म और हम तो रो गए, ये वो सारा कुछ। और तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसको डिसर्टिफाई, उससे पहले आप लोगों से बात की, आप लोगों का मौक़िफ़ सुना या खुद ही फैसला कर दिया? शिकायत हमें तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ये डिसर्टिफाइड होगी, हमें तो डायरेक्टली नहीं पता चला। सैटरडे के दिन वो भी जो कि इशू जो अगर देखेंगे आप नोटिस उस पर 11 नवंबर की डेट है जो कि फ्राइडे है, लेकिन हमें सैटरडे को ट्विटर से पता चला कि ये डिसर्टिफाई हो चुकी है फिल्म और कि फेडरल मिनिस्ट्री ने डिसर्टिफाई कर दिया है, लेकिन मुल्क भर के सिनेमा में डिसर्टिफाई कर दिया है। जहाँ तक मेरी लीगल नॉलेज है फेडरल बोर्ड को या फेडरल मिनिस्ट्री को 18th अमेंडमेंट के बाद आई थिंक ये लीगली हक नहीं है कि वो, इसीलिए 3 सेंसर बोर्ड है हमारे कि वो पंजाब और सिंध को बता सकें कि वो वहाँ पे कौन सी फिल्म लगेगी कौन सी फिल्म नहीं लगेगी। वो सिर्फ फेडरल एरिया में बता सकते हैं कि अगर वो बताएं भी डिसर्टिफाई करें भी तो उनका लीगल राइट तो सिर्फ इतना ही है कि वो फेडरल एरिया में उसको डिसर्टिफाई कर सके। पंजाब और सिंध के जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं लीगली स्पीकिंग तो वो अभी भी वैलिड हैं। और जितना ज़बरदस्त आपको इंटरनेशनली फीडबैक मिला है, आप उम्मीद करते हैं कि अगर ये टाइम पर रिलीज़ हो जाए तो ऑस्कर जीत सकते हैं। ज़ाहिर उसमें पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन होगा। अगर पाकिस्तान की कोई फिल्म ऑस्कर जीतती है, पहले ही कांस में आपको जो ज़बरदस्त फीडबैक मिला है, आप पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। आई थिंक बहुत कम फिल्मों को ऐसा मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों का इसमें हार्डवर्क भी है, मेहनत है, सच्ची लगन से अगर एक कहानी बताई जाए तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। बट ऑस्कर जीतने से ज़्यादा और उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा एज अ स्टोरी टेलर ये शौक़ है कि हमारे लोग इस फिल्म को देख सकें जिनके लिए बनाई गई थी। क्योंकि मैं एक लाहौर का लड़का हूँ, मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, मेरी फैमिली लाहौर से है और ये फिल्म लाहौर में सेट है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग इस फिल्म को देख सकें, क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब भी कोई फिल्म बाहर कोई अवार्ड जीतती है तो लोगों की यहाँ पे कंप्लेन होती है कि हम क्यों नहीं देख सकते ये फिल्म। आपने ज़रा 6 साल मेहनत की है इस मूवी पर, आपकी पूरी टीम ने 6 साल के लिए इस फिल्म पर मेहनत की है। आर्ट के लिए, पाकिस्तान के सिनेमा के लिए क्या कंट्रीब्यूट करती है मूवी, और अगर इसको रोका गया है तो क्या नुकसान है पाकिस्तान के सिनेमा का? आई थिंक हर मूवी अपनी तरह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। आई थिंक इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये पहली फिल्म थी जो एक इतने बड़े फेस्टिवल में गई। सिर्फ कान में नहीं बल्कि टोरंटो में भी बहुत कम फिल्में गई हैं हमारी आज तक। ये पहली फिल्म है जो कि इतनी ज़्यादा, जिसकी ऑस्कर बज़ इंटरनेशनली अगर आप देख लें कोई प्रेडिक्शंस खोल के, वो वैरायटी की हो या हॉलीवुड रिपोर्टर की हो, इट्स वन ऑफ द फिल्म्स जिसको कहा जा रहा है कि अच्छा हाँ ये एक्चुअली नॉमिनेट हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अहम मौका होगा। बिकॉज यहाँ पे तरह तरह की फिल्मों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे बनने के लिए उनके लिए। और हम देखते हैं हमारे साल में 20-30 फिल्में जो टोटल बनती हैं, और हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि फिल्में क्यों नहीं बनती हमारी अपनी, क्यों नहीं फिल्में बनती, हम बॉलीवुड के ऊपर क्यों इंस्पायर होते हैं, नेटफ्लिक्स क्यों नहीं आता पाकिस्तान में। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि जब भी कोई एक आधी फिल्म साल की जो कुछ करने की कोशिश करती है तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो आई होप कि हमारी फिल्म के साथ उस तरह का सलूक ना किया जाए और लीगली इस फिल्म का राइट टू बी स्क्रीन इन पाकिस्तान सर्टिफाई उसको दोबारा से। बिल्कुल उम्मीद करते हैं। साइम बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आपको गुड लक भी करते हैं आपकी मूवी के हवाले से। राज़िया साइम की गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने ये रिवायत बना ली है, और रिवायत ये बना ली है कि अगर मुआशरे में कोई बेहूदगी मौजूद है तो उस पर बात करना बेहूदगी बना दिया है। जब तक बात नहीं होगी तो बेहूदगी ख़त्म कैसे होगी? और बेहूदगी क्या है? इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बेहूदगी है। इंसानों को अपने हुकूक ना मिलना बेहूदगी है। इंसानों को आइन और कानून के मुताबिक सलूक ना करना बेहूदगी है। उस पर बात करेंगे तो ही बेहूदगी ख़त्म होगी। ये माशरती इक़दार नहीं है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक बेहूदगी है और बात करके उसे ख़त्म किया जा सकता है।